बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ख़वातीन का हॉस्टल तालिबात के लिए एक ऐसी जगह होती है जहां वो महफूज महसूस करती हैं। ख़ासतौर पे एक ऐसा लेडीज़ हॉस्पिटल जहां वार्डन भी मौजूद हो और सिक्योरिटी का स्टाफ भी। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों को रहने की इजाज़त दी जाती थी और इस इजाज़त में भी बहुत सी शराइत थी कि बाहर से मिलने वाला कोई भी उनके कमरे में आकर नहीं रह सकता, चाहे वो करीबी बहन हो या माँ। लेकिन एक ही रात में इस हॉस्टल में फर्स्ट ईयर की एक तालिबा के साथ ऐसा हौलनाक वाक़या पेश आया जिसने इस केस को भारत का खौफनाक तरीन लेडीज़ हॉस्टल का केस करार दे दिया। इस केस की तफ्तीश ने सिर्फ इस एक लड़की की नहीं बल्कि कई दूसरे ख़ानदानों की ज़िंदगियां भी तबाह की। ये कहानी है आयशा मीरा की, और आयशा मीरा एक मुसलमान लड़की जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। आयशा मीरा का ये सबसे पुरस्कार कत्ल है जिसकी दास्तान ज़ुबान से तयाम है। आंध्र प्रदेश का शहर तेनाली था जो दरियाए कृष्णा के किनारे आबाद था। एक छोटा सा शहर जहाँ एक स्कूल में सैयद इकबाल बादशाह नामी उस्ताद पढ़ाते थे। उनकी अहलिया शमशाद बेगम थी जो कि विमेंस कॉलेज में लेक्चरर थी। मियाँ बीवी दोनों उस्ताद थे और उनकी ज़िंदगी इम्तिहानात और निसाबी सरगर्मियों के इर्द गिर्द घूमती थी। उन दोनों की एक ही बेटी थी, सैयदा आयशा मीरा। उसे नेमा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के पहले साल में दाखिला मिला। ये कॉलेज विजयवाड़ा के करीब था। उसके वालिद खुद वहाँ गए, हर चीज़ का तफसील से जायज़ा लिया और पूरी तसल्ली के बाद उसके लिए इस दरगाह लेडीज़ हॉस्पिटल का इंतखाब किया जो करीब ही कॉलेज के वाक़े था। ये 3 मंजिला इमारत थी और मरकज़ी दरवाज़ा इसका हमेशा बंद रहता था। वार्डन भी हर वक्त हॉस्टल में मौजूद रहती थी और पहले से वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ रिहाइश पजीर थीं जो कि उसी कॉलेज में तालीम हासिल कर रही थी। ये सब देखकर उनको अंदाज़ा हो गया कि एक महफूज कॉलेज है। यूँ आयशा अपना घर छोड़कर इस नए शहर के नए कॉलेज और नए हॉस्टल में आ गई। इब्तदाई 2-3 माह आराम से गुजर गए। वो केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और बायोलॉजी की तालीम हासिल कर रही थी। हॉस्टल की दूसरी तालिबात से भी उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। आयशा के कमरे में एक बड़ी हैरान कर देने वाली चीज़ ये भी थी कि वो एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उसके पास बहुत सी ऐसी तस्वीर और बहुत से ऐसे भजन भी मौजूद थे जो हैरान करते थे कि एक मुसलमान लड़की के पास ये सब चीज़ें क्यों हैं। लेकिन दरअसल आयशा की सोच बहुत वसी थी और ये मुख्तलिफ मज़ाहिब को पढ़ती भी थी। दिसंबर में जब क्रिसमस की तातीलात आई तो ज़्यादातर लड़कियां अपने अपने घरों को चली गईं, लेकिन चंद तालिबात ऐसी भी थीं जो हॉस्टल में ही रुक गईं। आयशा उन्हीं में शामिल थी। फिर आती है 26 दिसंबर की खौफनाक रात। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। सबने खाना खाया, आपस में बातें की, फिर लाइट्स बंद हो गईं और तमाम लड़कियां अपने अपने कमरों में जाकर सो गईं। लेकिन उस रात की तारीकी में उस हॉस्टल के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो इंतहाई खौफनाक था। 27 दिसंबर की सुबह जब आयशा के कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो सामने का मंजर बहुत ही लर्ज़ाखेज़ था। आयशा के माँ बाप को फ़ोन करके ये कहा गया कि जल्दी आइए, आयशा की तबीयत सख्त ख़राब है। उन्हें नहीं बताया गया कि आयशा के साथ क्या हो गया। आयशा के वालिद घर में मौजूद तमाम रकम लेकर फ़ौरन ही रिक्शे में बैठे और हॉस्टल रवाना हुए। जब वो लेडीज़ हॉस्टल के करीब पहुंचे तो देखा कि पूरा इलाका लोगों से भरा हुआ है। वो परेशान हो गए, सीधे हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर वाक़ आयशा के कमरे की तरफ दौड़े, लेकिन वहाँ पर इंतहाई खौफनाक मंजर उनका मुंतज़िर था। फर्श पर मुकम्मल तौर पर खून से सुर्ख उनकी बेटी पड़ी थी जिसके ऊपर एक चादर डाल दी गई थी। उसके जिस्म पर कोई लिबास मौजूद नहीं था, इसलिए उसको अच्छे से कवर कर दिया गया था और उसके सीने पर एक स्केच पेन से लिखा गया था तेलुगु में, जिसका मतलब था चीता मोहब्बत। सिर्फ यही नहीं, उसके कमरे में एक हाथ से लिखा हुआ ख़त भी मौजूद था जिसे मुबैना तौर पर कातिल ने खुद वहाँ छोड़ा था। इस खत में हॉस्टल की तमाम लड़कियों से मुखातिब होकर माफ़ी मांगी गई, सिर्फ आयशा के कत्ल पर नहीं बल्कि उसके साथ होने वाली ज़्यादती पर भी। और ख़त के आखिर में एक दिल का निशान भी बनाया गया। आयशा के बिस्तर पर एक तकिया पड़ा था जो मुकम्मल तौर पर खून में डूबा हुआ था। पुलिस को अंदाज़ा हो गया था कि कातिल वारदात के बाद काफ़ी देर वहाँ पर मौजूद रहा। डॉक्टर की रिपोर्ट ने बहुत से अहम राज उस वक्त भी उठा दिए थे।
रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह किसी भारी चीज के लगने से हुई है, यानी कि कोई जोरदार वार उसके सर पर किया गया, जिसका आयशा को दिफा का मौका भी न मिल सका। तहकीकात में यह बात सामने आई कि कातिल रात तकरीबन 2 बजे कमरे में दाखिल हुआ, जब आयशा गहरी नींद में थी। सर्दी की वजह से उसने अपना चेहरा रजाई के अंदर कर रखा था। कातिल ने करीब ही मौजूद एक भारी चीज उठाई, उसके सर पर जोरदार वार किया। सिर्फ एक ही हमले में आयशा इस काबिल ना रही कि अपना दिफा कर सके। उसके बाद कातिल उसे घसीटते हुए बाथरूम ले गया और उसके साथ ज्यादती भी की। फिर वो एक खत जो वो वहां पर छोड़कर फरार हो गया। सब हैरान थे कि उस रात हॉस्टल में मौजूद किसी भी लड़की को कोई चीख तक की आवाज ना आई। जब पुलिस चाय बकुआ पर पहुंची तो काफी वक्त गुजर चुका था। सबसे पहले एक अहम बात जो नोट की गई वो ये था कि हॉस्टल का मरकजी गेट बिल्कुल सही हालत में था। न कोई ताला टूटा था, न किसी दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया था, न ही दीवार फलांगने के कोई निशानात मौजूद थे। इसका मतलब तो ये साफ हुआ कि जो शख्स भी अंदर आया था तो वो या तो अंदर वालों को जानता था, किसी अंदर वाले ने उसके लिए दरवाज़ा खोला, या फिर वो पहले ही हॉस्टल के अंदर मौजूद था। लेकिन इस सवाल पर कोई ज़्यादा गौर नहीं किया गया। फॉरेंसिक टीम ने तमाम नमूने इकट्ठे करके उन्हें हैदराबाद में वाक़ आंध्र प्रदेश की फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री भेजा। बाद में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने सहाफ़ियों से कहा कि केस पहले 24 से 48 घंटों में मार दिया गया था। जय वकुआ को ठीक से महफूज नहीं किया गया था, शवाहिद आलूदा हो गए थे। अवाम बहुत गम गुस्से का शिकार थी। पूरे शहर में आग की तरह खबर फैल गई थी। और फिर एक नाम सामने आने लगा, कुनेरो सुतेश। वो इब्राहिम पट्टनम का पोता था, जो कि पंचायत का सरपंच था। उसके दादा कुनेरो रंगा आंध्र प्रदेश के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर थे और नायब वजीर आला के बराबर हैसियत भी रखते थे। लेकिन उसका लेडीज हॉस्टल से क्या ताल्लुक था, उसका नाम क्यों आ रहा था? दरअसल श्री दरगाह लेडीज हॉस्टल की वार्डन कुनेरा की सुतेश से बहुत अच्छी जान पहचान थी। आयशा के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि सुतेश और उसका एक दोस्त बाकायदगी से हॉस्टल आया करते थे और वार्डन के कमरे में पार्टियां किया करते थे। रात के वक्त भी उनका आना जाना लगा रहता था। ये बात पुलिस तक पहुंची, तफ्तीशकारों तक भी पहुंची। उसके बाद पुलिस ने सुतेश का पॉलीग्राफ टेस्ट किया, सवालनामे तैयार किए गए और जब उससे सवालात किए गए तो उसके जवाबात ने उसे बहुत ही मशकूक बना दिया। जब सुतेश से पूछा गया कि क्या तुम हॉस्टल की मालकिन को जानते हो, तो उसने कहा नहीं, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट ने बताया कि वो झूठ बोल रहा है। फिर उसे पूछा गया क्या तुम इस केस के बारे में कोई बात छुपा रहे हो, तो उसने दोबारा जवाब दिया नहीं। दोबारा से पॉलीग्राफ टेस्ट ने निशानदेही की कि वो झूठ बोल रहा है। गो पॉलीग्राफ टेस्ट अदालत में काबिल कबूल तो नहीं होता, लेकिन तफ्तीश में बहुत मदद करता है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, कोई वजाहत नहीं दी गई, कोई मजीद कार्रवाई नहीं की गई। चंद ही घंटों में सुतेश का नाम सरकारी फाइलों में दफन हो गया, क्योंकि वो एक बड़ी शख्सियत का पोता था। इसके बाद पुलिस ने अचानक 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम फरीद, बदरी और किशोर थे। इन तीनों का ताल्लुक सिर्फ इसी वजह से आयशा की आबाई शहर तनाली से बताया गया था। उनके खिलाफ ना कोई सबूत था, ना कोई ताल्लुक, और कई दिनों के बाद उन्हें भी रिहा कर दिया गया। उधर अवाम सड़कों पर थी, रैलियां निकाली जा रही थी, कोई फायदा निकल नहीं पा रहा था। अखबारों की सुर्खियों में आयशा की तस्वीरें होती थी और इल्ज़ामात की भरमार। आयशा के वालिद सईद इकबाल, उनकी वालदा शमशाद बेगम चंद रोज़ पहले तक एक आम जिंदगी गुजार रहे थे और अब वो हर वक्त मीडिया के सामने होते थे। इकबाल बादशाह ने कैमरों के सामने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मेरी बेटी का कातिल आज भी बाहर घूम रहा है आज़ाद, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? जबकि शमशाद बेगम ने कहा कि हम दोनों उस्ताद हैं, हमने कभी अपनी बेटी को कैद में नहीं रखा, हमने उसे तालीम के लिए घर से बाहर भेजा ताकि वो अपनी ज़िंदगी बना सके, लेकिन हमारे साथ ये सब कुछ हो गया। उनके अल्फाज बार बार मीडिया पर आते और लोगों का गम गुस्सा बढ़ता चला जाता। अवामी दबाव पर वज़ीर आला हाउस में आयशा के वालिद को मुलाकात के लिए बुलाया गया और माली मुआवजे की पेशकश की गई, लेकिन शमशाद बेगम ने मुस्तरद कर दिया ये और कहा कि मैं पहले वज़ीर आला की मद्दाह थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे मुआवजे की पेशकश की तो मैं हैरान रह गई। मुआवजा तो उस वक्त दिया जाता है जब कोई सड़क हादसा हो जाए। अगर यही वाक़या आपकी बेटी के साथ पेश आता तो क्या आप तब भी ऐसा ही करते? उसके बाद तेलुगु मीडिया में एक और घिनौना इल्ज़ाम आयशा पर लगाया जाने लगा।
उसके रिश्तेदार अंकल का हवाला दिया जाने लगा और कहा गया कि उसका उनके साथ ताल्लुक था, ताकि लोग जो है मुतनफ़िर हों और आयशा से दूर हो जाए। आयशा की तनाली में रहने वाले रिश्तेदारों को बुलाया गया, एक एक से सवाल किया गया। इकबाल बादशाह ने मीडिया के सामने दोबारा बताया, ये सब कुछ झूठ है। शमशाद बेगम ने भी कहा कि मेरी बेटी को कत्ल करने के बाद उसे बदनाम किया जा रहा है। चंद ही हफ्तों में ये पूरी थ्योरी खुद ब खुद ख़त्म हुई, क्योंकि इसके हक में ना कोई सबूत मिला, ना कोई ताल्लुक साबित हो सका। पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। चनाचे पुलिस ने ऐलान किया कि उन्होंने हैदराबाद से एक शख्स को गिरफ्तार किया और दावा किया कि आयशा का कातिल है। इस शख्स का नाम शिवंजन पोलो था। खबर सामने आते ही विजयवाड़ा के लोगों ने कुछ देर के लिए सुख का सांस लिया, लेकिन जिम्मेदारी वो ज़्यादा देर तक न ले सके। शिवंजन को विजयवाड़ा लाया गया और कई दिनों तक उससे तफ्तीश की गई। मुख्तलिफ टेस्ट भी साइंसी किए गए, लेकिन आखिरकार पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत न मिला और उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद आता है नाम एक और शख्स का, पंदर सिंह। तकरीबन 15 दिन तक उससे भी सख्त पूछगिछ की गई, लेकिन फिर उसे भी छोड़ दिया गया। इस दौरान इस एक मुकदमे में 3 पुलिस कमिश्नर जो हैं वो तब्दील हो चुके थे। अब पुलिस ने एक नया ही रुख इख्तियार किया। राजा मंदिरी जेल में एक कैदी था जिसका नाम गुरविंदर सिंह था। वो पहली खातून के साथ ज्यादती के मुकदमे में कैद था। पुलिस को लगा कि उसकी नफ्सियाती प्रोफाइल इस जुर्म से मेल खाती है। उसे भी विजयवाड़ा लाया गया, टेस्ट किए गए। उसके पांव के निशानात जाए वक़ुआ से मिलते हैं, ये दावा भी किया गया। लेकिन बड़ा मसला ये था कि 27 दिसंबर की रात वो मंदिरी जेल में ही कैद था और जेल का सरकारी रिकॉर्ड भी यही साबित कर रहा था। तो फिर ये शख्स भी बेकसूर हुआ। इस केस में तकरीबन 9 माह गुजर गए, तकरीबन 25 लाख खर्च हो गए। 180 से ज़ायद पुलिस अफसरान इस तफ्तीश में लगाए जा चुके थे। आंध्र प्रदेश पुलिस की साख बुरी तरह से खराब हो रही थी। फिर 17 अगस्त 2008 को कृष्णा जिला के करीब वाक़ई एक छोटे से गांव में रहने वाले एक नौजवान की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई, जिसका नाम था सतीम बाबू। ईसाई घराने से उसका ताल्लुक था। घर में वालिदैन और एक बहन थी। मुआशी हालात बहुत ख़राब थे। वो घर का वाहिद कफील बाप था और सतीम बाबू जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने ख़ानदान का पेट पालता था। लेकिन साथ ही साथ सतीम जो है उसके बारे में ये बताया गया है कि उसे असाबी बीमारी थी और इस बीमारी की वजह से उसका जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम ख़राब हो चुका था और इस बीमारी की वजह से उसके दोनों पाँव शदीद मुतासर थे कि वो सीधा खड़ा तक नहीं हो सकता था। लेकिन उसी सतीम पर जो सीधा खड़ा तक नहीं हो सकता था, उस पर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया। दौरान तफ्तीश उसने सिर्फ मोबाइल चोरी ही नहीं बल्कि आयशा मीरा के कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया। लेकिन बाद में जब ये पूछा गया कि क्या आयशा मीरा से हासिल किए गए नमूने इसके साथ मैच करते हैं, तो जवाब दिया जाता है पुलिस की तरफ से कि जी हाँ। आखिरकार एक शख्स जो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता, जो बीमार है, वो शख्स ये सब कुछ कैसे कर सकता है? कैसे वो 40 फुट लंबी राहदारी में घसीट कर उसे बाथरूम तक ले जा सकता है, जबकि दूसरे कमरे में लड़कियां भी सो रही हो? कैसे वो छत फलांग कर अंदर आ सकता है और फिर बगैर किसी आवाज़ के हॉस्टल से बाहर भी निकल सकता है? ये सब कुछ तो एक मुकम्मल सेहतमंद शख्स के लिए भी करना बहुत मुश्किल है। अदालत के बाहर सतीम बाबू की बूढ़ी माँ खड़ी होती थी। बाप का इंतकाल तो इसी केस के दौरान हो गया। बहन भी रोती थी कि मेरे भाई के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हम सब ने आवाज़ उठाई, लेकिन कोई हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा। जब सतीम बाबू की गिरफ्तारी की खबर आयशा के वालिदैन को मिली तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये शख्स कातिल नहीं है। सतीम बाबू के पास न पैसा था, न वसाइल थे, न कोई बायासर शख्सियत उसके साथ खड़ी थी। कोई भी उसके हक में बोलने वाला नहीं था। सीनियर एडवोकेट पूजा और पिच्चू का इस मुकदमे का जायज़ा जब लिया गया तो उन्होंने ये बताया कि मुझे एहसास हो गया कि संगीन गफलत हुई है। बाद में सीनियर एडवोकेट ने इस केस के बारे में कैसा इंकशाफ किया जिससे पूरी तफ्तीश पर सवालिया निशान लगा दिया। उनके मुताबिक पुलिस ने सतीम बाबू को इसे निशाना बनाया क्योंकि वो पहले कृष्णा जिला में मोबाइल फ़ोन चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार हो चुके थे। वकील के मुताबिक पुलिस ने इसे एक बड़ी रकम की पेशकश की सिर्फ इस शर्त पर कि वो एतराफ़ करे कि आयशा का कत्ल उसने किया। सतीम बाबू एक गरीब शख्स था। बहन की और बूढ़े माँ बाप की कफालत थी, सो वो आमादा हो गया। वकील का कहना था कि उसके बाद सतीम बाबू को राजा मंदिरी मुंतकिल किया गया
और उसके खिलाफ मसनूई शवाहिद भी इकट्ठे किए गए। अदालत के रिकॉर्ड में एक और अहम हकीकत भी सामने आई। आंध्र प्रदेश फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में बराह रास्त रियासत के डीजीपी के मातहत काम करती थी और इस वक्त इस लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर डॉक्टर वेंकना थे। बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें एक अलग मुकदमे में रिश्वत लेकर जाली फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया था। अदालती रिकॉर्ड में एक और हैरानकुन बात सामने आती है। सतीम बाबू का इससे पहले किसी खातून के साथ ज्यादती का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने चार्जशीट में 2 मजीद मुकदमात शामिल किए जिनमें खवातीन से ज्यादती के इल्जाम भी लगा दिए गए। इब्तदाई एफआईआर में मुलजिम नामालूम थे, लेकिन बाद में इन दोनों मुकदमात में भी सतीम बाबू का नाम शामिल कर दिया गया। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ मोबाइल फोन चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था, देखते ही देखते खतरनाक मुजरिम में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान सतीम बाबू को तिबी मुआयने के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां जाते हुए मालूम हुआ कि वो वाकई सिंड्रोम गैलियन सिंड्रोम में मुब्तला हैं या नहीं। तमाम तिब्बी मुआयने मुकम्मल होने के बाद जब पुलिस ने दोबारा विजयवाड़ा उन्हें वापस ला रही थी तो रात के वक्त उनका काफिला एक ढाबे पर रुका। एहलकार खाना खा रहे थे और फिर एहलकार ने यह दावा किया कि सतीम वहीं पर फरार हो गया, लेकिन वकला को शक था कि उसे किसी भी पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा इस पर एहतजाज जब किया गया तो फिर विजयवाड़ा पुलिस ने अपने ही 11 एहलकारों को मुअत्तल किया, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 28 कांस्टेबल शामिल थे। इतना बड़ा महकमाना एक्शन किसी मामूली गलती पर नहीं लिया जाता। ताहम चंद ही घंटों के बाद सतीम बाबू दोबारा कृष्णा जिला से गिरफ्तार कर लिया गया। हकीकत ये थी कि वो कहीं गया ही नहीं था, क्योंकि उसकी जिस्मानी हालत ही ऐसी नहीं थी कि वो भाग सके। विजयवाड़ा की खवातीन की अदालत में सतीम बाबू के मुकदमे का फैसला सुनाया गया और फैसला सुनाने से पहले सतीम बाबू ने खुद जज से कहा कि अगर आपको यकीन है कि सब मैंने किया है तो मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ तो मुझे रिहा कर दीजिए। फैसला करने से पहले सिर्फ एक बार मेरी माँ, मेरी बहन के बारे में ज़रूर सोचिएगा। इसके बाद अदालत ने फैसला किया। जज ने सतीम बाबू को तमाम इल्ज़ामात में बेकसूर करार दिया, कसूरवार करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुना दी। ये फैसला सुनकर उसकी वालदा जो है वो बहुत रोई और गश खाकर गिर गई। दूसरी तरफ आयशा की वालदा शमशाद बेगम मुसलसल कहती रही कि ये मेरी बेटी। उस दिन आंध्र प्रदेश में 2 खानदान रो रहे थे, एक आयशा का और एक सतीम का। उसके वालिद जेल जाने से पहले इंतकाल कर गए। गिरफ्तारी के बाद माँ और बहन बिल्कुल तन्हा रह गए। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। उधर जेल में सतीम बाबू की बीमारी भी मुसलसल बिगड़ने लगी। उनकी बहन बार बार गिरिया करती थी कि मेरे भाई की मदद करो। सतीम बाबू की वालदा और बहन की झोंपड़ियों पर आसमानी बिजली भी गिरी और उससे आग लग गई। थोड़ा बहुत जो सामान था वो भी जलकर राख हो गया। इस वक्त सतीम बाबू भी उनके साथ नहीं था। वो एक ऐसे जुर्म की सजा काट रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं था। 28 अक्टूबर 2010 को सतीम बाबू को बरी करने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। बिलाखिर 31 मार्च 2017 को हैदराबाद हाईकोर्ट ने सतीम बाबू के तमाम इल्जामात से उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मुकदमे में पेश किए गए शवाहिद की इंटेग्रिटी पर संगीन सवालात थे। अदालत के मुताबिक एहतियाती नमूनों को सही तरीके से महफूज नहीं रखा गया, उन्हें मुनासिब अंदाज में सील भी नहीं किया गया और उस पर तवज्जो नहीं दी गई। इसी वजह से ये तमाम शवाहिद अदालत की नज़र में काबिल एतमाद नहीं। सिर्फ यही नहीं कि अदालत ने आंध्र प्रदेश हुकूमत को हुक्म दिया कि वो सतीम बाबू को 1 लाख रुपए बतौर मुआवजा अदा करे। अदालत ने यह भी कहा कि इस मुकदमे की तफ्तीश करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही सतीम बाबू को यह हक भी दिया गया कि अगर वो जानते थे तो अपने साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ अलग मुकदमा दायर कर सकते थे। अदालत के बाहर सतीम बाबू की वालदा और बहन मौजूद थीं, जिनका रो रो कर फैसला सुनने के बाद बुरा हाल था। उसकी बहन ने मीडिया से कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे भाई को आखिरकार इंसाफ मिल गया, लेकिन इतनी देर से मिलने वाले इंसाफ का क्या फ़ायदा। हमारे पास अब कोई रिश्तेदार भी नहीं बचा, सिर्फ मैं और मेरी माँ और मेरा भाई रह गया है। अब इसे अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करना होगी, सिर्फ उस जुर्म की वजह से जो उसने कभी किया ही नहीं। दूसरी तरफ आयशा के वालिदैन भी मीडिया से बात करते रहे और कहा कि सतीम को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। यकम अप्रैल 2017 को फैसले के 1 दिन बाद सतीम बाबू राजा मंदिर सेंट्रल जेल से रिहा होकर बाहर आ गए। ना कोई इस्तकबाल के लिए था, ना कोई और। जेल से बाहर आने वाला शख्स सिर्फ एक टूटा हुआ और थका हुआ इंसान था।
پھر ستیم نے جیل سے نکلتے ہی ایک ایسا یادگار جملہ کہا جو لوگوں کے دلوں میں نقش ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے انصاف کا بہت طویل انتظار کیا, میرا انتظار ختم ہو گیا, لیکن عائشہ کے والدین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ ایک دن انہیں بھی اپنا انصاف ضرور ملے, کیونکہ انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں. ایک بار پھر سے اس مقدمے پر شور اٹھنا شروع ہوا. 2018 میں آخر کار عدالت نے حکم دیا کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے, اور پھر 29 نومبر 2018 کو یہ مقدمہ CBI کے حوالے کیا گیا. عائشہ کے والدین نے ایک اور کام کیا. انہوں نے وارڈن ہاسٹل کی, اس کے شوہر, عائشہ کی روم میٹس کنیرو ستیش اور اس کے چند دوستوں پر مقدمہ درج کروایا. CBI نے عدالت سے درخواست کی کہ ان تمام افراد کا نارکو انالیسس ٹیسٹ کرایا جائے, لیکن یہ مسترد کر دی گئی کیونکہ یہ جن کا ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے ان کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں, جبکہ اس ٹیسٹ کے لیے وارڈن ان کے شوہر راضی ہو گئے تھے. 12 سال بعد اب ان کی ماں کو بتایا جاتا ہے کہ عدالت کے حکم پر 14 دسمبر 2019 کو عدالت کا یہ حکم آتا ہے کہ عائشہ کی باقیات قبر سے نکالی جائیں. والدہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا, خاندان کے لوگ اس بات پر راضی نہیں تھے, لیکن آخر کار عدالت نے حکم دیا اور یہ کام پوری زندگی عائشہ کے والدین کی عدالتوں کے چکر لگاتے گزر گئی. ایک عام تنخواہ دار استاد اور ان کی بیوی کے لیے سب کچھ مشکل تھا. ہم پرائیویٹ ملازم ہیں اور ہمارے پاس کوئی بڑی جائیداد نہیں, یہ کہنا تھا اقبال بادشاہ کا. اور 2021 میں عائشہ کے خاندان نے اس وقت کے چیف جسٹس آف انڈیا کو ایک خط لکھا. اس خط میں انہوں نے لکھا کہ 14 سال گزر گئے مگر اب بھی انصاف نہ ملا. آخر کار شمشاد بیگم نے ایک خط لکھا عدالت کو, اور اس میں لکھا کہ اب لڑنے کی مزید طاقت باقی نہیں رہی. یہ وہ ماں تھی جس نے 14 برس تک نہ صرف اپنی بیٹی بلکہ ایک بے گناہ شخص ستیم باہو کے لیے بھی آواز اٹھائی. آخر جون 2025 میں CBI نے عدالت میں اپنی حتمی رپورٹ پیش کی, اور رپورٹ میں کہا گیا کہ تمام ممکنہ تحقیقات کے باوجود ایسا کوئی قانونی طور پر قابل قبول ثبوت نہیں ملا جس کی بنیاد پر کسی بھی شخص کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکے. اب صرف ایک چیز باقی رہے گی, عائشہ کی باقیات جو بھی عدالت کی تحویل میں تھی. شمشاد بیگم آخری مرتبہ عدالت پہنچے, درخواست کی کہ ان کی بیٹی کی باقیات انہیں واپس دی جائیں تاکہ وہ اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق اس کی تدفین کر سکے. اور پھر عدالت نے حکم دیا 27 فروری 2026 کو سرکاری سیکیورٹی کی موجودگی میں عائشہ کی باقیات اس کے والدین کے حوالے کی گئیں. 18 برس بعد یعنی کہ 26 دسمبر کی اس خوفناک رات کے بعد عائشہ آخر کار ایک آخری بار اپنی ماں کے پاس واپس آ گئی. اس کے ساتھ عائشہ میرا کا یہ مقدمہ بھی ختم. ایک ایسا مقدمہ جو آج تک حل نہ ہو سکا اور شاید کبھی بھی نہ ہو سکے.